वृद्धप्राशर होरा शास्त्र, इसके कुछ योग हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कैसे होंगे पति के गुण दोष। सप्तम भाव और नवांश से पति का विचार किया जाता है, आपको पता ही है। लगन कुंडली का सप्तम भाव और नवांश कुंडली, इसमें कुछ योग बता रहा हूं मैं आपको। ये योग हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन योगों को समझ लेना और फिर जब ये योग 7 योग में बता लूं, उसके बाद फिर कोई डाउट्स हो किसी को तो आप पूछ लेना। पहला योग है लगन से या फिर नवांश कुंडली से सप्तम स्थान में सूर्य हो या सिंह राशि हो तो पति मंद रति करने वाला विद्वान, लेखक, विचारक और अधिकारी होता है। ये योग नंबर 1 है। अब योग नंबर 2 क्या है? लगन से या फिर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति हो या चंद्रमा का नवांश हो। सप्तम स्थान में चंद्रमा का नवांश कुंडली में देखोगे तो उस नारी का पति कभी कामी, कोमल स्वभाव का, दयालु, विद्वान, रसिक, धनी और व्यापारी होता है। तीसरा योग है लगन से या फिर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में मंगल की मेष राशि या वृश्चिक राशि हो तो पति क्रोधी और जमींदार होता है, मतलब उसकी भूमि काफ़ी होती है उसके पास, और या फिर कृषक होता है, कृषि से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है, लेकिन धनवान होता है, हिंसक भी होता है, व्यसनी भी होता है, नीच प्रकृति का और चपल और लालची भी होता है। ये एक योग है। वृद्धप्राशर होरा शास्त्र के योग हैं। ये तीसरा योग है। चौथा योग है लगन से या फिर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में बुध की स्थिति या बुध की राशि हो तो उस नारी का पति विद्वान, शोधक। शोधक का मतलब किसी भी बात को गहराई से समझ करके समझा सकने वाला शोधक। इतिहासकार, कवि, लेखक, संपादक, दंडाधिकारी, धनी, रति में अधिक रुचि वाला, कामी, मायावी, किसी विशेष कार्य में कुशल, गुप्त दृष्टि रखने वाला और चतुर होता है। इनमें से कोई एक चीज हो सकता है ना, शोधक या इतिहासकार या कवि, लेखक, संपादक, दंडाधिकारी, इनमें से ये सारा कुछ तो नहीं हो सकता, कोई एक चीज हो सकता है। लेकिन किसके कारण होगा? बुध के कारण से होगा। अब 5 नंबर का जो है योग, ये है लगन से या फिर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में गुरु की राशि हो या गुरु की स्थिति हो तो पति गुणवान होता है, विशेषज्ञ होता है किसी चीज़ का और त्यागी होता है, भार्या भक्त होता है यानी अपनी पत्नी का भक्त होता है, सेवापरायण होता है, मंत्री या मंत्री तुल्य होता है, न्यायाधीश होता है, लोभी, चिड़चिड़ा, धर्मात्मा और प्राचीन परंपरा का पोषक होता है। ये 5वां नंबर है। अब 6वां नंबर है लगन से या फिर नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्र की राशि हो या शुक्र की स्थिति हो तो पति धनवान, अत्यंत सुंदर, रमणीय व्यक्ति होता है। इसके बाद शनि की है, यानी सूर्य से लेकर शनि तक की सभी कुछ हो गए। शनि की है लगन से अथवा नवांश कुंडली के सप्तम स्थान में शनि की 10वीं या 11वीं राशि हो या शनि की स्थिति हो तो पति वृद्ध। वृद्ध का मतलब ये नहीं होता कि 16 साल की वो लड़की है और उसका 60 साल के उसके साथ शादी हो, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब उससे थोड़ा तुलनात्मक थोड़ा ज़्यादा, यानी उसका 10 से 1 साल का फर्क हो तो भी वो ऐसा ही मानना चाहिए। पति वृद्ध, मूर्ख, व्यसनी, क्रोधी, आलसी, साधारण धनी, यानी धन ज़्यादा नहीं होगा और चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य सप्तम भाव में हो या सूर्य की राशि हो सप्तम भाव में, चाहे वो लगन से हो चाहे वो नवांश कुंडली से हो, तो उसके हिसाब से सूर्य का जो
फल होगा वो ये बताया गया, विद्वान, लेखक, विचारक और अधिकारी। इसी तरह से चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर बृहस्पति का, फिर शुक्र का और शनि का। सप्तम स्थान में सूर्य हो तो पति गोरे रंग का होता है। अब ये उसके वो रंग रूप के बारे में बताया गया है। सप्तम स्थान में सूर्य हो तो पति गोरांग होता है, गोरे रंग वाला होता है, क्रोध दृष्टि वाला होता है, कामी होता है। चंद्रमा हो तो पति गुण रूप से संपन्न और लेकिन दुर्बल होता है, भोगी किंतु रोगी होता है। ये चंद्रमा से और सूर्य से दोनों से हो गया। अब मंगल हो तो पति नम्र स्वभाव वाला, नम्र और कभी कभी क्रूर स्वभाव वाला। ये नहीं, दोनों चीजें जो है ना एक साथ बताई गई हैं। मंगल हो तो सप्तम भाव में आलसी और कटुभाषी, सुंदर चेहरा और लालिमा से युक्त होता है। ये मंगल का था। अब बुध हो तो पति धनवान, गुणवान, परपंची, और गुरु हो तो पति दीर्घायु, राजा समान, धनी और वैभव युक्त, बाल्यावस्था में कामी। शुक्र हो तो काव्य का रसिक होता है। काव्य का मतलब यह है कि कोई भी मनोरंजन से उसका मतलब होता है। शुक्र का तो मनोरंजन से मतलब ही है, या फिल्म देखना या इस तरह के भी हो सकते हैं, या फिल्मकार होना, कवि, नित्य विनोदी और रति में चतुर, धनी। शनि हो तो पति वृद्ध होता है, वही बात हो गई, पापी होता है। राहु केतु हो तो पति मलिन बुद्धि वाला होता है और नीच के समान व्यवहार करने वाला होता है। सप्तम स्थान तथा सब नवांश में सूर्य हो तो, अब ये पर अपने ही नवांश में सूर्य हो और साथ ही साथ सप्तम स्थान में कुंडली में हो और अपने ही नवांश का हो, नवांश कुंडली में अपने ही नवांश का हो तो पति मृदु रतिकार, क्रीड़ा विनोदी। चंद्र हो तो फिर पति सुखदाता, मंगल हो तो पति स्त्री लोलुप, पर स्त्री लोलुप और लंपट होता है। बुध हो तो पति विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। बुध को और गुरु को तो ज़्यादा अच्छा बताया गया है। गुरु हो तो पति जितेंद्रिय होता है और शांत प्रकृति का होता है। शुक्र हो तो पति सुखी, सुंदर और शरीर वाला होता है। और शनि हो तो पति वृद्ध और मूर्ख होता है। किस प्रश्न का है? कोई प्रश्न नहीं है। तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ, भेज देंगे। वीडियो सेंड करेंगे ना सर? हाँ, वीडियो तो सेंड कर ही देंगे। आप पीडीएफ भेज देना। वीडियो ये आपके काम का तो है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। अब एक और चीज है, ये है वृद्धपराशर रोड़ा शास्त्र के अध्याय नंबर 80, श्लोक नंबर 17 से 25 तक। ये नोट कर लो। जो वृद्धपराशर रोड़ा शास्त्र मैंने आपको सेंड की थी ना, उससे। पेज क्या है सर? पेज नंबर नहीं है, वृद्धपराशर रोड़ा शास्त्र अध्याय 80 और श्लोक संख्या 17 से 25 तक का था ये। अब अगला भी नोट कर लो अध्याय। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो 2 पैराग्राफ हैं। इसमें अध्याय 80 ही है, आगे जो पढ़ा रहा हूँ, और श्लोक नंबर है 17 से 21, यानी 17 अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये है नवमेश और बृहस्पति दोनों, नवमेश भी और बृहस्पति भी, ये दोनों अगर कुंडली के अंदर 6, 8, 12वें भाव में हो तो पति अल्पायु होता है। छठे, 8वें, 12वें हो तो पति अल्पायु होता है। नवमेश और बृहस्पति दोनों की बात है, यानी एक छठे में हो, दूसरा 8वें में हो, या एक 12वें में हो, दूसरा छठे में हो, या एक 8वें में हो, दूसरा 12वें में हो, तो कुछ भी हो सकता है। नवमेश जो भी है और
फिर बृहस्पति भी। अगर किसी की कुंडली का नवमेश बृहस्पति ही है तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो एक ही बात हो गई, दोनों के लिए आसान हो गया, देखना आसान हो गया आपके लिए। तो पति अल्पायु होता है। यहाँ पर सिर्फ पत्नी के ऊपर लागू होगा, क्योंकि बृहस्पति पत्नी का कारक, पति का कारक है, ये दोनों के लिए नहीं होगा। 1 4 5 7 8 1 4 5 7 9 और 10वें भाव में हो तो ये जो है ना 6 8 12 की बात हुई थी पहले, नवमेश और बृहस्पति की। अब कहा गया है पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें स्थान में हो तो पति दीर्घायु होगा। और चतुर्थे से युक्त हो, भाव में कौन होगा? नवमेश और जुपिटर होगा। हाँ 1 4 7 5 हाँ 1 4 5 7 9 10, यानी सारे केंद्र और दोनों त्रिकोण, सारे केंद्र और सारे त्रिकोण, सीधी सी बात है, त्रिषडाएं नहीं है इसमें। यानी किसी भी केंद्र या किसी भी त्रिकोण में हो बृहस्पति और नवमेश, ये एक खास योग है। इन स्थानों में हो बृहस्पति और नवमेश तो पति दीर्घायु होता है, उसकी आयु लंबी होती है। चतुर्थेश से युक्त हो तो पति विद्वान भी होता है। षष्ठेश से युक्त हो तो चोरों का स्वामी या सरदार होता है। चोरों का स्वामी या सरदार का मतलब कुछ भी समझ सकते हो आप। चोर तो आजकल कहाँ, आजकल तो किसी भी टाइप की चोरी, सरकार के टैक्स की चोरी या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी समझ सकते हो, कहीं भी आप लागू करो इसको। और अगर मंगल या शनि से युक्त हो तो पति किसान होता है। राहु और केतु से युक्त हो तो चतुर होता है, अतिरिक्त चतुर, एक्स्ट्रा चतुर। अब ये जो मैंने दूसरा बताया था ना, 80 अध्याय 17 से 21 श्लोक, ये यहाँ पर क्या बताया गया? नारी की कुंडली में, यहाँ स्पेशली अब पुरुष नहीं है, यहाँ सिर्फ नारी की कुंडली में। नारी की कुंडली में यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो, ग्रहों से रहित हो, सप्तम स्थान निर्बल हो, कमजोर हो। सप्तम स्थान कमजोर कैसे होगा? मतलब सप्तम स्थान का स्वामी त्रिक में होगा तब कमजोर होगा। नारी की कुंडली में यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो, सप्तम स्थान निर्बल हो, कमजोर हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट भी नहीं हो तो स्त्री का पति कायर होता है। ये नारी की कुंडली में है। कायर भी होता है, अवमानना वाला भी होता है, नीच प्रकृति वाला भी होता है। सर मेरे पास ये वाली बुक है आश्रा होरा शास्त्रा की। बेकार है ये, इसमें 80 बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, ये बुक बेकार है। तो ये सब कर दें। वो देखो उधर। ओके, आप इसकी पिक्चर भेज दो मेरे को। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, नंबर है मेरे पास। ठीक है। ये अवेलेबल भी बड़ी मुश्किल से होती है। कहाँ से मंगाई थी आपने? अमेज़न से मंगाई सर। अच्छा, अवेलेबल अमेज़न पे शायद उस टाइम पे खत्म हुई, 2 ही थी, गीतांजलि की मंगा ली थी मैंने। अब देखता हूँ है कि नहीं। अवमानना वाला और नीच प्रकृति वाला होता है। यदि सप्तम भाव चर राशि, मूवमेंट वाली राशि हो तो उसका पति हमेशा घर से दूर विचरण करने वाला होता है, टूरिंग जॉब। सप्तम भाव में अगर चर राशि हो तो। यदि सप्तम भाव में बुध और शनि हो, बुध या शनि या फिर दोनों हो, बुध और शनि हो तो पति नपुंसक होता है।
यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री को पति के द्वारा त्याग देने की संभावना रहती है। ये बात जो है ना, मैंने कई कुंडलियों में देखी है। 7वें घर में सूर्य है, खतरनाक है। केतु भी इसी तरह से है। यदि सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री को पति द्वारा त्याग देने की संभावना होती है। मतलब 100% ये वो नहीं है गारंटीड। और कोई चीजें साथ में तालमेल बैठ रहा हो उसी तरह का तो फिर तो पक्का हो गया। यदि सप्तम स्थान में मंगल हो तो स्त्री बचपन से विधवा हो सकती है। आज के समय में कह सकते हैं कि उसके प्रेमी की मृत्यु की संभावना होती है बचपन में। मतलब ये अर्थ इसका निकाला गया है आजकल के विद्वानों के द्वारा। यदि सप्तम भाव में शनि हो तो स्त्री वृद्धावस्था तक अविवाहित रहती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी अविवाहित रहेगी, उसकी थोड़ी ज्यादा उम्र में शादी होती है। ज्यादा उम्र कैसे हो सकती है? 35 से लेकर 40 के बीच में शादी होती है, कई बार मैंने देखा है। तो यहां पर ये मतलब है। यदि सप्तम में पाप ग्रह हो तो युवावस्था में विधवा होने की संभावना रहती है। संभावना का मतलब और भी कई फैक्टर देखने पड़ेंगे। ये आपको मैंने 17 से 21 तक श्लोक के बारे में बात हो रही है। अध्याय वही है 30-80। अब ये कहा गया कि ये जो योग मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में कहा गया उपरोक्त योगों के साथ यदि सप्तम में कोई शुभ ग्रह भी हो, साथ साथ कोई शुभ ग्रह भी हो, तो वह स्त्री वैवाहिक खुशी का आनंद उठाएगी और उपरोक्त दोषों से युक्त भी होगी। यदि शुभ और अशुभ ग्रह दोनों हों तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। यदि मंगल शुक्र के नवांश में हो, बड़ा खतरनाक है, यह ध्यान से सुनना। यदि मंगल, स्त्री की कुंडली में यदि मंगल शुक्र के नवांश में हो और शुक्र मंगल के नवांश में हो तो स्त्री के अन्य पुरुषों से संबंध होने के संकेत हैं। परंतु बृहस्पति का प्रभाव भी उस पर हो, यानी बृहस्पति की दृष्टि भी हो या बृहस्पति उसके साथ हो, तो ये योग कैंसिल हो जाता है। योग बन करके भी कैंसिल हो जाता है। इस योग में सप्तम स्थान में चंद्रमा का योग हो तो स्त्री पर पति से प्रेरित होकर अन्य पुरुषों से संबंध का योग बनाती है। तो इस तरह का ये आपने समझा। आप कह सकते हो कि ये स्त्री जातक अध्याय है। अब आगे जो पढ़ा रहा हूं वो 22 से लेकर 25 तक श्लोक है वही वृद्धपराशर शास्त्र में। यदि सप्तम भाव में मंगल की राशि हो और मंगल का नवांश हो तो स्त्री का पति अन्य महिलाओं का शौकीन होता है और अजीब तरह का गुस्सैल भी होता है। यदि बुध की राशि या नवांश होगा तो पति बुद्धिमान और चतुर होता है। बुध को अच्छा बताया गया, विद्वान बताया गया। यदि गुरु की राशि या नवांश हो तो पति महायोग्य है, बहुत ही योग्य है और अपने पर नियंत्रण रखने वाला होता है। यदि शुक्र की राशि या नवांश हो तो पति सौभाग्यशाली, सुंदर और पत्नी को चाहने वाला होता है। यदि शनि की राशि या नवांश हो तो पति वृद्ध और मूर्ख होता है। मूर्ख के भी कई मतलब हो सकते हैं, इसका एक ही मतलब नहीं है कि बिल्कुल पागल ही होगा या मूर्ख ही होगा। यानी उसकी पत्नी ज़्यादा बुद्धिमान होगी, उसकी तुलना में वो कम बुद्धि वाला होगा। इसका यहाँ ये अर्थ निकालना होगा आज के समय में।
यदि सप्तम भाव में सिंह राशि या सिंह नवांश हो तो पति बहुत नरम और दिल वाला होता है और कठिन परिश्रम करने वाला होता है। सिंह राशि और सिंह नवांश हो तो सप्तम भाव में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यानी नवांश कुंडली में भी आपको देखना पड़ेगा। नरम दिल वाला कठिन परिश्रम वाला होता है। यदि सप्तम में कर्क राशि या कर्क नवांश हो तो ये सप्तम में कर्क राशि हो, मतलब मकर लगन वाले की बात हो रही है। मकर लगन में सप्तम में कर्क राशि हो सकती है, और कर्क नवांश हो तो नवांश भी जो है उसमें भी मकर लगन हो तो क्या होता है, सप्तम में कर्क राशि या कर्क नवांश भी हो तो पति प्रेम रोगी और सौम्य होता है, नरम प्रकृति का होता है। अन्य राशियों या नवांशों के मिश्रित प्रभाव होते हैं। ये तो आप ने जो ये पैराग्राफ सुना समझा है, इसमें इसके अलावा जो राशियां और नवांश होंगे, यानी वही राशि सप्तम भाव में और वही वाला नवांश हो, उसके अलावा सूर्य का नवांश, सूर्य की राशि है और नवांश किसी और का है तो मिश्रित हो गया। अन्य राशियों या नवांशों के मिश्रित प्रभाव होंगे और ये उनकी शक्ति पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे। वो प्लैनेट जो हैं, उस स्थान के स्वामी जो हैं। अब अगले इसी के अंतर्गत श्लोक हैं। यदि लगन या चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो, ये लगन कुंडली भी देखनी है, चंद्र कुंडली भी देखनी है, दोनों को देखना है। यदि लगन या चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं हो और सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त नहीं हो, अर्थात सप्तम भाव कमजोर हो, तो स्त्री का पति जो है वो निंदनीय और अप्रशस्त होता है, कायर भी कहा गया है यहाँ पर। यदि सप्तम भाव में बुध और शनि हो तो पति कलीब पुरुषाकार स्वरूप से हीन होता है। इसको आप कैसे समझोगे? कलीब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कुछ पता है? किसी को पता है? कलीब बड़े ही शास्त्रों के अंदर ना अजीब अजीब शब्द मिलेंगे आपको। कलीब का मतलब यह है कि आज के समय में गे कह सकते हो उसको। बुध और शनि, यदि सप्तम भाव में बुध व शनि हो तो सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री पति द्वारा परित्याग कर दी जाती की परित्याग की जा सकती है। मतलब ऐसे योग और भी हों तो तब ये योग को सही मानना। सप्तम में सूर्य और केतु को बड़ा खतरनाक माना गया है, ये हर जगह ध्यान बार बार कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों में। सप्तम में सूर्य चाहे लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में हो, सप्तम में सूर्य हो तो स्त्री पति द्वारा परित्याग करने के चांसेस होते हैं या उपेक्षित होती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उपेक्षा करता रहता हो वो इंसान, तो वो भी त्याग जैसा ही माना जाएगा। सप्तम भाव में शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो स्त्री कुंवारी ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली या अजन्म अविवाहित रहने वाली होती है। सप्तम भाव में शनि भी है और पाप ग्रहों से दृष्ट भी है। ये योग जो है ना बहुत ही जबरदस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा सच्चाई के निकट हैं। मैं तो ये नहीं कह सकता कि 100% है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सच्चाई के निकट हैं। आपने वर्क करके देखा है इनको? बिल्कुल देखा है। उपेक्षित होती है। सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री पति द्वारा परित्यक्त होती है या उपेक्षित होती है। सप्तम भाव में शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शनि भी हो और पाप ग्रहों की दृष्टि भी उस पर हो,
कितने पाप ग्रहों की दृष्टि हो? कम से कम 2 पाप ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। और राहु या केतु की दृष्टि नहीं होती, उनकी तो युति हो साथ में, तो वो भी ऐसा ही मान लो। एक राहु या केतु हो, उनमें से कोई सप्तम भाव में उसके साथ शनि के, और दूसरा मंगल या उसकी दृष्टि हो सूर्य की या किसी की। सर अगर सूर्य 7th में D1 में है और D9 में नहीं है तो फिर तो ये कैंसिल हो सकता है ना ये वाला? हाँ, अगर मेरी बात सुनो ना, अगर सूर्य D1 में है तो उपेक्षित होगी वो। D9 में नहीं है तो फिर लाइक, हाँ, D9 में नहीं है तो फिर सिर्फ उपेक्षित ही होकर रह जाएगा मामला, और त्याग दिया जाएगा अगर दोनों में है तो। मतलब काउंटिंग होती रहेगी अगर लगन में है तो। हाँ, लगन और नवांश में भी सप्तम भाव में है तो फिर तो उपेक्षित शब्द नहीं आएगा, फिर तो परित्यक्त शब्द आएगा। और सप्तम भाव में, हाँ बंद कर लो, सप्तम भाव में शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो स्त्री कुंवारी ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली होती है, अजन्म अविवाहित रहती है। कोई देखी है आपने? देखी है सर, काफी देखी। तो उनकी कुंडली होगी? कुंडली तो पता नहीं है क्योंकि एजुकेटेड ज्यादा देखी है लेडीज जो स्कूल में जैसे टीचिंग वगैरह लाइन में है। ऐसी नहीं चाहिए जो छोड़ा हुआ हो या छोटी हुई हो, ऐसी चाहिए जिसकी बिल्कुल मैरिज हुई ना हो। ऐसी कुंडलियां थी, मैं ढूंढूंगा। दो बहनें हैं और एक की 52 साल उम्र थी जब मेरे पास आई थी, एक की लगभग 50 साल उम्र थी, और कोई कारण नहीं था, उनकी शादी नहीं हुई थी। सर ऐसी हरियाणा में तीनों सिस्टर HCS सर्विसेज में थी और तीनों ने शादी नहीं की थी, और उनके भी कोई कारण नहीं थे, ऐसे बताते हैं कि नहीं, अपने आप से ही नहीं की। हाँ, तो उनकी कुंडली होगी आपके पास? सर हम देखते हैं, मिल जाएगी तो। सर जो अपने मन से नहीं करना चाहता उनमें भी ये योग का ही कारण है? नहीं, कई का कारण बन जाता है। कई बार अपने मन से नहीं करना चाहता, कई बार उसके परिस्थितियां नहीं होती, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार नखरे होते हैं। वो जो केस की बात बता रहा हूँ ना, वहाँ तो ये था कि उसका जो फादर था ना, वो एक्टिव ही नहीं था, मतलब बिल्कुल ही वो सुस्त राम जैसे होते हैं भाई, जो कुछ करेंगे मेरे बड़े भाई करेंगे, मतलब अंधविश्वास और अंधभक्त अपने बड़े भाई का, और वो करेंगे ना करेंगे ना। और माँ अत्यंत शरीफ थी उनकी, अत्यंत शरीफ, यानी उसको कोई टेंशन नहीं थी, ये कर लेंगे चलो जो भी है। तो बड़े भाई जो हैं वो अपने बच्चों की सबकी शादियां करते चले गए। अब बड़े भाई से तो हम मिले नहीं, हमें नहीं पता, उनके माँ बाप से तो मिले हैं। बड़े भाई क्या कहेंगे पता नहीं, क्यों वो अपने बच्चों की शादियां करते चले गए और इनको जो है ध्यान नहीं दिया। होते 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 इनकी उम्र 50 और 52 साल हो गई। अब बड़े भाई के तो किनारा कर गए वो, अब इनके ऊपर आ गई। जब इनके ऊपर आ गई प्योरली, तुम ही जो कुछ करना करो भाई, हमारे बस का नहीं है, तो फिर तो वो इधर उधर भागेंगे ही। अब भागेंगे तो उम्र भी तो होती है एक शादी की, तो ये था तब तक। ये तो 7-8 साल पहले की बात है, अब पता नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। कहीं कुंडली रखी हुई होगी उनकी तो देखेंगे। अच्छा, आगे है सप्तमेश पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तथा सप्तम में पाप ग्रह हो तो ये योग अशुभता के लिए बड़ा ही बलवान होता है। सप्तम स्थान पाप युक्त हो, सप्तमेश पाप युक्त हो या पाप दृष्ट हो, ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए।
तो इसमें कारक और शामिल कर लेना, सप्तम का कारक, और ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए कर लेना। उसका कारक अलग हो जाएगा, उसका कारक अलग हो जाएगा। पुरुष का कारक शुक्र हो जाएगा, स्त्री का कारक बृहस्पति हो जाएगा। शादी होने तक बृहस्पति है, ये ध्यान रखना। शादी हुआ सब रहेगा, शादी होने के बाद हाँ दोनों का शुक्र ही हो जाता है कारक। कुछ चीजें हैं रहस्य वाली जो कहीं किसी बुक्स में या कहीं नहीं बताई गई। तो ये योग अशुभता के लिए, सप्तम भाव से संबंधित अशुभता में बड़ा बलवान होता है ये योग। ये स्पेशली यहाँ पर लिखा गया है। जब सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ये तीनों पाप युक्त या पाप दृष्ट हों तो ये अशुभता के लिए, सप्तम भाव संबंधी अशुभता के लिए बहुत बलवान योग है। अशुभता कई तरह की हो सकती है। ग्रस्त सुख में कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। यदि सप्तमेश शनि हो तो वो नारी बड़ी उम्र में विवाह करने वाली होती है। अब यह शनि, सप्तमेश शनि, यदि सप्तमेश शनि के साथ हो तो सप्तमेश कोई भी ग्रह हो वो शनि ग्रह के साथ बैठा हो, पर इसमें कोई पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि या युति नहीं हो, ये नहीं कहा गया। अगर कहा गया होता तो फिर तो शादी नहीं होती। ये सिर्फ इतना ही समझो कि यदि सप्तमेश शनि के साथ हो और वो कोई पाप दृष्ट ना हो तो वो नारी बड़ी उम्र में विवाह करने वाली होती है। तो आजकल के ज़माने में 35 से 40 के आसपास समझ लो। अच्छा, फिर आगे है, यदि सप्तम में शुक्र मंगल चंद्रमा के, यदि सप्तम में शुक्र मंगल और चंद्र साथ हों, तीनों साथ हों, शुक्र भी मंगल भी और चंद्रमा भी तीनों साथ हों, तो अपने पति से प्रेरित या मजबूर होकर पर पुरुष से संबंध रखने वाली होती है। शुक्र मंगल एक नवांश में स्थित हों तो स्त्री पर पुरुष से संगम करने वाली, पर पुरुष से संगम करने वाली होती है। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह का नवांश हो तो विशेषतया शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त ना हो तो उसके अंग सुंदर होते हैं, पति की प्रिया होती है। अभी विधवा होने वाले योग हैं आगे। विधवा होने से संबंध जो है ना, वो कौन कौन से ग्रहों का है, कौन कौन से हाउस से है, ये आपको समझ में आएगा अब। और ये महिलाओं के लिए ही है। सप्तम भाव में मंगल हो तथा साथ ही साथ सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो क्या होता है, विवाह के शीघ्र बाद विधवा या बाल विधवा। इस युग में बाल विवाह प्रचलन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है, परंतु योग हो अगर है कुंडली में तो विवाह से पहले कोई अगर प्रेमी होगा उसका तो उसकी मृत्यु का योग ये बन जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था का मतलब ये है कि आज के ज़माने में लगभग 25 साल की उम्र से पहले या 22-23 के पहले, जब भी आप विवाह की आयु समझते हैं, स्कूल एज में, कॉलेज एज में। दूसरा है लगन या चंद्र से सप्तम या अष्टम भाव में 3-4 पाप ग्रह हों, 3 हो या 4 पाप ग्रह हों तो स्त्री विधवा होती है। लगन या चंद्रमा से सप्तम या अष्टम भाव में, मान लो लगन से सप्तम भाव में और चंद्रमा से, अब यहाँ पर मुश्किल पता क्या है, अगर
लगन ही चंद्र लगन भी हो। कभी कभी होता है ना कई के मामलों में लगन और चंद्र लगन एक ही होती है, मतलब कर्क या कोई भी लगन जो है जिसमें चंद्रमा भी बैठा हो और लगन भी वो हो, तो ऐसी स्थिति में तो ये 100% लागू हो जाएगा योग। लगन या चंद्र से सप्तम या फिर अष्टम में 3-4 पाप ग्रह हों तो विधवा योग बनता। फिर एक और है मंगल की राशि में राहु। मंगल की राशि में राहु पाप ग्रह से युक्त होकर के 8वें या 12वें भाव में हो तो स्त्री विधवा होती है। तो मंगल का संबंध पति से कैसे हो गया? मंगल का संबंध पति से कैसे हो गया, यहां पर ध्यान दो इस पर। मंगल की राशि में, यहां मंगल को नहीं कहा गया, मंगल की राशि कही गई है। राशि मंगल की कौन सी है? मेष और वृश्चिक। तो इसमें 8वें स्थान पर हो। बनाओ, कोई कुंडली बनाओ, जरा समझ में आएगा आपको। अष्टम भाव में मंगल की राशि में राहु पाप युक्त होकर के अष्टम भाव में, एक तो अष्टम भाव में मंगल की राशि बना लो, एक 12वें भाव में मंगल की राशि बना लो। राहु बेटे, एक तो मेष लगन की कुंडली हो गई और हाँ, तो इसमें राहु बैठ गया। राहु चाहे वो 8वें में बात कर लो या 12वें में कर लो, एक की बात कर लो। तो ऐसी स्थिति में राहु, अब ये 8वां स्थान जो है ना, वैधव्य का स्थान है। स्त्री के मांगल्य का। और मंगल से तो स्त्री का खास संबंध है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है। किस नहीं पता? अरे चर्चा हो तो चुकी है आपकी। नहीं हुई सर। शुक्र के साथ पुरुष का संबंध है ना, ऐसे ही मंगल के साथ स्त्रियों का संबंध है। स्त्रियों में जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है ना पुरुषों में, तो स्त्रियों में जो भी वो होता है उसका कारक मंगल है। तो मंगल अगर बिगड़ा हुआ हो तो उसका सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है, मतलब उस चीज का कारक है मंगल वहां पर। जैसे शुक्र है, इसलिए तो मैंने पूछा कि क्या संबंध है, मतलब मंगल कैसे आ रहा है इसमें, इसलिए वो संबंध कुछ ना निकला इसलिए तो आ रहा है। संबंध तो होता ही है, मंगल का संबंध सीधा सीधा कहा गया है। और इसीलिए सधवा स्त्री को लाल चीजें यूज करने के लिए कहा जाता है। मंगल के कलर को यूज ज्यादा से ज्यादा करें, ये कहा जाता है। लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की बिंदी, लाल रंग के जो भी उसके लिपस्टिक से लेकर के नेल पॉलिश तक, और लाल वस्त्रों को महिलाओं के लिए शुभ माना गया है, मंगलकारी माना गया है। अगर कोई दोष भी है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी है, तो वो भी ऐसा करने से उसका निवारण भी होता है।
तो ये भी एक उपाय के रूप में है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप अपने लाइफ के अंदर उपाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जैसे किसी के सप्तम भाव खराब है, किसी जेंट्स का सप्तम भाव खराब है, सप्तम भाव में कोई त्रिक के स्वामी बैठे, छठे का है, आठवें का है, 12वें का है, तो खराब हो गया ना सप्तम भाव, या राहु है या केतु है, कोई भी है, तो वो तो किसी हाउस के लॉर्ड नहीं है, वो हो तो भी खराब हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसका कारक अगर ठीक है, शुक्र अगर उसका ठीक है, सप्तम भाव भी खराब है, सप्तमेश भी खराब है, तो केवल शुक्र ही शुक्र ठीक है, तो भी वो कमजोर बेशक होगा शुक्र, लेकिन उसमें वो प्रॉब्लम फिजिकल नहीं होगी। ऐसे ही एक दो केस मेरे को याद आ रहे हैं। तो उसमें जो है ना, सास आई थी साथ में, अपने लड़के के बारे में आई थी, और वो कहती है कि ये लड़का जो है ना अपनी पति के साथ रहता नहीं है, और पत्नी जो है 8 साल हो गए छोड़ के भी नहीं जाती। हमने इसको बहुत कहा भाई तेरा यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है, तो वो छोड़ के भी नहीं जाती। तो इसका क्या समाधान है? तो ऐसे में मैंने उसको डायमंड पहनाया था, और शुक्र को मजबूत कर दिया था। उसकी कुंडली में सप्तम भाव दूषित था, बेकार था, सप्तम भाव का स्वामी भी बेकार था। तो ऐसे में मैंने उसको शुक्र का रत्न डायमंड पहनाया। किसी भी तरीके से पहना दो इसको जा करके, और फिर उसके 8 या 10 महीने बाद या 1 साल बाद, पता नहीं 1 साल के आसपास हो गए होंगे, 1 साल बाद आए थे वो दोबारा, लेकिन वो दूसरे लड़के के लिए आए थे, उनकी शादी नहीं हो रही, वो मसला अलग था, सेकंड कुंडली थी। तब मैंने उनसे पूछा कि वो उसका क्या हुआ, कह रहा अब वो ठीक ठाक है, अब उस लेडीज को कोई शिकायत नहीं है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि ऐसे ही कोई महिला के अंदर ये प्रॉब्लम है, महिला पुरुष को लाइक नहीं करती, या कोई ऐसी दिक्कतें जब हमें दिखाई देती हैं, तो हम उसको मंगल का स्टोन पहना देते हैं, चाहे उसके लगे उसको सूट कर रहा या नहीं कर रहा, मतलब उसकी कुंडली के हिसाब से बन रहा है भाग्य रत्न या नहीं बन रहा, सीधा सीधा उसको मंगल का रत्न मूंगा पहना देते हैं हम। तो उसके और कोई साइड इफेक्ट होंगे तो वो चलते नहीं, होते ही नहीं है, कुंडली के हिसाब से रत्नाकर वो नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि वो दोष दूर हो जाते हैं। उसमें इंटरेस्ट ना हो अगर उसका अपने हस्बैंड में, हाँ तो बात है। तो ऐसे ही वो वहाँ पर शुक्र था। तो आपको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिद्ध होता है मंगल का संबंध। सर शुक्र सूर्य के ज्यादा नजदीक हो तो भी ये समस्या होती है? शुक्र के बहुत ज्यादा नजदीक हो तो, सूर्य मतलब डीप अस्त हो तो, हमारा अपना जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से, अगर मान लो कितनी डिग्री का, 12 डिग्री का कहा गया, कितना डिग्री का शुक्र कहा गया सूर्य के साथ? ऐसी 12 है सर, 12। हाँ, तो आप मान लो 4-5 डिग्री से भी अंदर हो, जितना सूर्य की डिग्री है उसके 4-5 डिग्री इधर या 4-5 डिग्री इधर हो तो डीप अस्त होगा, तब भी डायमंड पहना हो उसको। लेकिन तब देखो ना, सप्तमेश और सप्तम भाव अगर बेकार हैं, तो इसमें हमने कई बार देखा है कि शुक्र का स्टोन, लेकिन उपरतन काम नहीं करता, होता है, बेकार है, वो रतन ही काम करेगा। तो हीरा और मंगल का रतन मूंगा, ये दो तो हमेशा याद रखो, इनको आजमाना जरूर आप, ऐसे दो मामलों में। और ऐसे मामले आते हैं, आज के टाइम में बहुत आते हैं। तो कहाँ थे हम?
ये आपने बताया था कि राहु अगर 8वें बार में हो तो हाँ, मंगल की राशि में राहु पाप ग्रह से युक्त, ये भी है, अकेला राहु नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह से युक्त हो मतलब कोई और भी ग्रह उसके साथ 8वें या 12वें भाव में हो, मंगल हो, सूर्य हो, केतु हो, और केतु तो हो नहीं सकता हो राहु के साथ, मंगल हो, सूर्य हो या शनि हो, तो स्त्री विधवा हो सकती है। अब एक और है, लगन और सप्तम भाव में पाप ग्रह हों तो विवाह के 7-8 वर्ष बाद विधवा होने का योग बनता है। लगन में और सप्तम भाव में दोनों में पाप ग्रह हों तो होता है ये। विवाह के 7-8 वर्ष के बाद विधवा योग बनता है। चंद्रमा से 7वें, 8वें, 12वें भाव में शनि मंगल दोनों हों, चंद्रमा से 7वें, 8वें या 12वें भाव में शनि मंगल दोनों हों और वो पाप ग्रहों से भी दृष्ट हों, ये कितनी शर्तें हो गई? 3 शर्तें हो गई। तो क्या होता है? स्त्री विवाह के बाद विधवा होती है। 5वें नंबर पर है, ये स्त्री जातक से ही है आपका ये चल रहा। 5वां नंबर है क्षीण चंद्रमा। चंद्रमा क्षीण कब होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबको पता है ना। क्षीण चंद्रमा, नीच चंद्रमा या अस्त ग्रह की राशि में चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में हो तो विवाह के बाद विधवा होने के योग बनते हैं। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो योग बताए गए हैं ना, एक ग्रह से बनने वाले योगों में उसकी अंतर्दशा होनी चाहिए, ये और ले लो मतलब ध्यान में, मतलब विधवा होने के लिए उसकी दशा का समय भी होना जरूरी है जो योग बना रहा है, और वो उस आयु में आ रही है जो आयु बताई गई है। जैसे यहाँ बताया गया है ना, 8वें वर्ष में 8 भाव में हो तो विवाह के बाद विधवा होने के योग हैं। क्षीण चंद्रमा नीच या अस्त ग्रह की राशि में हो, चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में हो तो विवाह के बाद विधवा होने के योग बनते हैं। तो इसका मतलब सारा कुछ चंद्रमा के ऊपर है ये वाला योग। तो इसलिए जरूरी है कि चंद्रमा का ही समय चल रहा हो, चंद्रमा की अंतर्दशा या महादशा होनी चाहिए। स्त्री कुंडली में, स्त्री की कुंडली, स्त्री जातक है ना, विधवा योग है ये। तो जब आप देख रहे हो कि ये इस तरह की पोजीशन है और चंद्रमा की दशा आ रही है, चंद्रमा की महादशा हो सकता है उसकी ओल्ड एज में आ रही हो, तो फिर ये योग उस एज में घटित होगा। अंतर्दशा में होगा, इसका महादशा अंतर्दशा में ही होता है जो कुछ होता है। षष्ठेश या अष्टमेश 6 या 12वें भाव में पाप युक्त दृष्ट हो तो स्त्री विधवा होती है। षष्ठेश या अष्टमेश 6 या 12वें भाव में, ये 2 बातें हो गई, फिर तीसरी बात पाप युक्त भी हों तो स्त्री विधवा होती है। फिर आगे अष्टमेश सप्तम भाव में और सप्तमेश अष्टम भाव में हो, ये तो बड़ा खतरनाक योग है। सप्तमेश अष्टम भाव में और अष्टमेश सप्तम भाव में कभी देखा किसी कुंडली में? एक तो देखा, दोनों कॉम्बिनेशन नहीं देखी। हाँ, और इसमें और ज्यादा मजेदारी पता क्या होती है? जब सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो, पुरुषों के मामले में सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो और वो अष्टम में हो, और अष्टमेश कौन हो गया? मंगल। अगर तुला राशि है सप्तम भाव में तो
या फिर वृषभ राशि भी है तो भी जो है अष्टमेश जो भी होगा वो सप्तम भाव में हो, तो ये जो है ना बड़ा खतरनाक योग है। पुरुषों की कुंडली में हो तो शादी नहीं होती उसकी, स्त्रियों की कुंडली में हो तो फिर विधवा का योग बन जाता है। और सप्तमेश उसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति हो तो, जो कि अष्टम भाव में चला जाए और अष्टमेश सप्तम में आ जाए, तो ये योग ज्यादा खतरनाक हो जाए और फिर ये शादी कैंसिल करने वाला योग बन जाता है। पर पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी उस पर होना जरूरी है। ऐसे सीधे सीधे आप किसी योग को ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि का योग भी होना जरूरी है, तो विधवा योग बनता है। या पुरुष की कुंडली में हो तो शादी ना होने का योग बनता है। अब अगला है चंद्रमा से 7वें भाव में शनि, मंगल, राहु, सूर्य, इन चारों में से कोई 2 ग्रह हों तो स्त्री विधवा होती है। अब एक कुंडली में मैंने देखा था शनि भी था, मंगल भी था, राहु भी था, सूर्य भी था, ये चारों ग्रह थे सप्तम भाव में, लेकिन वो पुरुष की कुंडली थी। ठीक है, तो उसकी जो है पहली सगाई हुई, टूट गई शादी के 1 हफ्ता पहले। दूसरी शादी हुई तो वो उसको छोड़ के चली गई। तीसरी शादी हुई तो वो जो है कामयाब रही। तो ये लेकिन 4 ग्रह थे उसमें, तो उसकी जो है जो एंगेजमेंट हुई थी वो 2 एंगेजमेंट हुई थी। अब मुझे याद आ रहा, एग्जैक्ट 2 एंगेजमेंट हुई थी। एक तो पहले काफ़ी पहले हुई थी, यानी उस पहली शादी से 4-5 साल पहले। फिर दूसरी एंगेजमेंट जो हुई थी वो 1 हफ्ता पहले टूट गई थी, शादी का तय हो गया था। फिर तीसरी शादी टूट गई थी और चौथी जो है वो उसके साथ रही थी। मतलब 4 शादियां हुई उसके पुरुष के मामले में। मतलब यहाँ पर जो योग बन रहे हैं ना, कुछ पुरुषों के मामले में भी नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, पर विधवा वाला योग महिलाओं की कुंडली में ही बनता है। जन्म लगन से अष्टम में क्रूर ग्रह स्थिति हो तो स्त्री विधवा होती है। जन्म लगन से अष्टम भाव पर क्रूर ग्रह की स्थिति हो, क्रूर ग्रह की नहीं, क्रूर ग्रहों की स्थिति हो या दृष्टि हो। जितने ज्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, मैं तो समझता हूं कि 3 की कम से कम होनी चाहिए। 3 क्रूर प्रभाव होंगे तो ये डेफिनेट होता ही होता है। एक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यदि अष्टम में पाप ग्रह, अष्टम में पाप राशि में पाप ग्रह हो और पाप दृष्ट भी हो तो वो स्त्री विधवा अवश्य होती है। ये अवश्य लग गया यहाँ पर, ये वृद्धपराशर होरा शास्त्र का श्लोक है, मेरा नहीं है। यदि अष्टम में पाप राशि में पाप ग्रह हो, यानी ये वो वाली बात नहीं है, ध्यान देना इस बात पर। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो सूर्य की राशि है अष्टम भाव में और सूर्य बैठा है, तब नहीं होगा। ये नियम जो है ना, वो नियम भी अपनी जगह पर हैं। अगर मंगल है अष्टम भाव में, वो भी पाप ग्रह है पर अपनी ही राशि का, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, सूर्य की राशि हो और मंगल या शनि हो तो माना जाएगा। एक की स्थिति हो, दूसरे की दृष्टि हो। यदि इसको दोबारा समझो, अष्टम में पाप राशि में पाप ग्रह हो और पाप दृष्ट भी हो। अब पाप राशि वो होनी चाहिए जो पाप ग्रह अष्टम भाव में, उसके अलावा
और फिर दूसरे किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी होनी चाहिए, तब स्त्री विधवा अवश्य होती है। कब होती है? कब होती है? पाप ग्रह की दशा में, और जो दृष्टि डाल रहा है उसकी अंतर्दशा में। शुभ ग्रह सभी उच्च के होने पर भी ये योग अवश्य फलित होगा। इसको नोटिस में ले लो, स्पेशल कमेंट से लिखा गया है यहाँ पर। कोई और शुभ ग्रह योग भी बन रहा है तो भी ये योग तो अवश्य घटित होगा। अष्टमेश का नवांश पति पाप ग्रह हो तो स्त्री निश्चय ही विधवा होती है। अष्टमेश का नवांश पति, क्या समझे? अष्टमेश जिस नवांश में है उस राशि का स्वामी वो है अष्टमेश का नवांश पति। अगर पाप ग्रह हो तो स्त्री अवश्य निश्चित ही विधवा होती है। मतलब यह है कि उसकी दशा अंतर्दशा, उसकी अंतर्दशा भी चल रही हो, तब ऐसा घटित होगा। विधवा तो बुढ़ापे में भी हो सकती है। तो कब होगी ये योग घटित? कब होगा? तब होगा। यहाँ पर एक और कमेंट्स लिखा हुआ है, इसमें संख्या 10 वाला, ये 10वां संख्या ही है। ये जो लास्ट में पढ़ा है ना मैंने, अवश्य वाली, अवश्य, और ये शुभ, सभी ग्रह शुभ भी हों, उच्च के भी हों तो भी ये योग बन रहा हो तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि ये वाला 10 नंबर वाला योग कन्फर्म योग समझना। शेष योगों में परस्पर दृष्टि अथवा युति के आधार पर कन्फर्मेशन होती है। बाकी जो पहले आपको बताए गए हैं। सर इन योगों को रोक नहीं सकते किसी तरह से, अगर वो जवानी में समझ में आ रहे हैं? नहीं, ये जो 10 नंबर वाला आपको मैंने बताया ना, इसका भेज दूंगा मैं आपको। जैसे मैंने दोबारा बता देता हूँ, यदि अष्टम में पाप राशि में पाप ग्रह हो और पाप दृष्ट हो तो वह स्त्री अवश्य विधवा होती है। ये वाला योग की बात हो रही है, ये कन्फर्म है। बाकी को आप निवारण कर सकते हैं। तो शुभ ग्रह भी अच्छे हों, मतलब उच्च के भी हों और अच्छे योग भी बन रहे हों तो भी यह योग निष्फल नहीं होता। ये वाला जो योग है, अष्टमेश का नवंशपति पाप ग्रह हो तो स्त्री निश्चय ही विधवा होती है। उसकी दशा अगर आ जाए तो होता है ऐसा। अब ये स्त्री जातक चल रहा है, ध्यान रखना। स्त्री जातक में और समझना है कुछ? नहीं सर, पीडीएफ शेयर करते हैं ना। है तो बहुत कुछ, पीडीएफ शेयर करते हैं। इसमें मैं आपको टाइटल पढ़ के सुना देता हूँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें आगे योग है व्यभिचार योग, उसके बाद है जारिणी योग, ये भी व्यभिचार से संबंधित है। तीसरा है समलैंगिक योग। चौथा है विषकन्या योग। विषकन्या योग सुना कभी? सुना है सर, इसको समझा दो। अच्छा, नोट करो ये कहाँ पर है, वृद्ध प्रश और वृद्ध शास्त्र में नोट करो। श्लोक अध्याय 80 है, 80 नंबर अध्याय ही है ये भी, और श्लोक नंबर है 43 से 46। सर जो ये आपने दिया था वो यही है, हाँ यही है। ओके, इसलिए ये मैडम को भी दिखा दो जरा, जूम करके, बड़ा करके। ये सर आपने
पीडीएफ दिया था ना ये, सॉरी आपने ये प्रिंट करा के दिया था। हाँ मैंने प्रिंट करा के दिया था, याद आ गया। तो सर आप मुझे भेज दो फिर प्रिंट कराया हुआ। 1500 रुपए का है इसका, इतने पेज हैं। भेज दीजिए सर। ठीक है। ये सब वही वाली है क्या? ये हाँ अवेलेबल नहीं है ना, तो इसलिए मैंने प्रिंट करा के अपनी मेल से भेजा था। आप पीडीएफ मंगा लो, पीडीएफ प्रिंट करा लेना। पीडीएफ नहीं है भाई, मैंने एक एक को स्कैन करा के बनवाया था। बहुत क्लियर आया हुआ है सर। हाँ तो सर यही भेज दो फिर आप मुझे, आई विल सेंड यू द मनी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये बेकार है यार, इनको तो एक साइड में रख दो, लाइब्रेरी बना लो, उसी में रख देना इसको। भेज दोगे सर आप, भेज दोगे? जो असली ग्रंथ है ना वो छुपाए हुए हैं लोगों ने। नाम तो सर किया नाम को इतना सारा है। ओके वो हाँ मलाई स्पेशल वाले जो क्लोज उसके स्टूडेंट है ना, डेली उनको कार पे छोड़ने जाते हैं, कार पे लेने आते हैं, या उनके साथ घनिष्ठ संबंध हैं, तो उन्हीं को मलाई खाने को मिलती है। नहीं ज्ञान देखो ना, वो पता नहीं क्या है उनका लॉजिक, क्या है कहा जाता है ऐसा, जो मैंने आपको बताया भाई। ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि गुरु भी परीक्षा लेते हैं, हर एक को ऐसे नहीं दे देते। पात्र को देते हैं। अब पात्रता को हर एक की दृष्टि में अलग अलग है, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। हाँ वो तो उनकी दृष्टि के हिसाब से पात्रता कौन कैसे डिसाइड तो वही खुद करते हैं। जो ज्यादा मक्खन लगाएगा वो पात्र है। हाँ ज्यादा बहस करेगा वो पात्र नहीं होगा, वगैरह वगैरह बड़े सारे वो हैं तरीके हैं पात्रता के। वो किस लॉजिक से पात्रता मानते हैं, बस वो उनका पापना है। तो का जो बुक है उसका राइटर कौन है? कौन सा? ये हाँ पढ़ के बताना जी, कौन सा राइटर है? खेमराज ये राइटर नहीं है, पब्लिकेशन है ये। खेमराज श्री कृष्ण दास पब्लिकेशन है, बॉम्बे का पब्लिकेशन है, आउट ऑफ स्टॉक है ये। इसका राइटर नहीं लिखा है, इसमें खेमराज प्रकाशन ने लिखा है, खेमराज श्री कृष्ण दास। हाँ राइट्स बिके हुए हैं ना, 150 साल पुरानी किताब है ये। इसका सन भी लिखा होगा, देखना कब छपी थी ये, फर्स्ट पहला वाला भाग कब छपा था। ये तो श्री पंडित ताराचंद शास्त्री चित्या, इसको सब नहीं दिया सर। व्याख्याकार हैं, व्याख्याकार। अब व्याख्या जो है ना, जो आपके पास बुक है ना, और सुनीत जी ने दिखाई है या मैडम ने दिखाई हैं, तो वो कई लोगों ने व्याख्या की हैं। ये तो एक ग्रंथ है ना ये, वरदप्राशर वर्षा, इस तरह की जिसने व्याख्या की है वो पब्लिशर अलग अलग को व्याख्या करके दी, तो उसने छाप दी। ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ पर किसी का कॉपीराइट तो होता नहीं है, उसको कोई भी अपनी व्याख्या करके छपवा सकता है। तो प्राचीन ग्रंथ होने तो चाहिए सर उनके पास हैं? वो प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए ना उनके पास, जब वो व्याख्या कराएं। प्राचीन ग्रंथ आपके पास तो है ना, आप व्याख्या करवा के प्रिंट करवा लो। अच्छा इसमें संस्कृत भी है? हाँ संस्कृत के श्लोक वही मूल होने चाहिए। ठीक है, तो विष कन्या योग में समझाता हूं अब आपको। बाकी ये जो है ना खतरनाक वाले, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ लेना। जिसका जन्म रविवार को हुआ हो, एक एक्ट्रेस है विष कन्या, ध्यान रखना। कितनी शादियां हुई, कोई किसी को उसने छोड़ दिया, बतेरे तो मर गए, कईयों ने आत्महत्या। जिसका जन्म रविवार को हो, अश्लेषा नक्षत्र हो, द्वितीया तिथि हो, या शनिवार कृतिका नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो, या फिर मंगलवार शतभिषा नक्षत्र हो, द्वादशी तिथि हो, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
यानी वार भी, नक्षत्र भी और तिथि भी, 3 का जोड़ होना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसे में किसी कन्या का जन्म हो तो विष कन्या कहलाती है। यदि लगन में एक अशुभ और एक शुभ ग्रह हो तथा 2 ग्रह शत्रु राशि में हो तो भी विष कन्या कहलाती है। ये माना जाता है कि विष कन्या मृत शिशु को जन्म देती है और उसके जननांग में दोष होते हैं तथा वह वस्त्र आभूषण आदि से वंचित रहती है। विष कन्या का प्रभाव यदि सप्तमेश शुभ ग्रह हो या लगन या चंद्रमा से 7वें शुभ ग्रह हो तो नगण्य हो जाता है। ये इस दोष को शांत करने वाला एक और योग बताया गया। विष कन्या का प्रभाव कम हो जाता है सप्तमेश अगर शुभ ग्रह हो या लगन या चंद्रमा से 7वें शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो। विष कन्या और भी योग हैं, केवल यही योग नहीं है, और भी आपको मिलेंगे शास्त्रों में। पति प्रवासी होगा, मतलब वो दूर रहेगा हमेशा। जन्म लगन चर राशि में हो तो नारी का पति प्रवासी होता है, पर इसके साथ और कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए। हर एक चर लगन वाली हर चौथी स्त्री होगी तो उसका पति प्रवासी थोड़ा ही होगा। जन्म लगन चर राशि में हो तो नारी का पति प्रवासी होता है। यदि लग्नेश और तृतीयेश चर राशि में हो तो भी पति प्रवासी होता है। यदि सप्तम भाव में चर राशि हो तो पति सदा संचारशील होता है, घर से बाहर रहने वाला होता है। यदि सप्तम भाव में स्थिर राशि हो तो पति सदा निकट रहने वाला, अर्थात पति घर में रहने वाला या प्रवास में पति साथ होता है। ये जो प्रवासी पति वाला योग है ना, हमारी समझ से बाहर है। ये सारे के सारे लागू नहीं मैंने देखा कभी भी। ठीक है, जैसे सर कई फौजी भाई होते हैं, उनकी पत्नियां यहाँ रहती हैं, वो इसमें कोई झोल, हाँ वो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई झोल है। इसमें या तो फिर वो इसकी व्याख्या ठीक नहीं की गई। इसमें भी कई कंडीशन होंगी, तो उसकी जो संस्कृत है ना उसको पढ़ के समझ सकते हो आप। मूल श्लोक जो है वो क्या है, क्या कहता है। अब एक है मर्दाना प्रकृति वाली स्त्री जो कबड्डी खेलती हैं या मुक्केबाज हैं, ऐसी खिलाड़ी हैं ना स्त्रियां। मर्दानी प्रकृति वाला योग जो है क्या है, जिस स्त्री की कुंडली में शनि मध्य बली हो तथा चंद्रमा शुक्र व बुध बलहीन हो, उनमें कोई बल ना हो, शेष पुरुष ग्रह बलवान हो। ये बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, ये सही लग रहा है मेरे को योग। इसमें जिस स्त्री की कुंडली में शनि मध्यम बली हो, शनि कमजोर हो मतलब, और चंद्रमा और शुक्र या बुध, चंद्रमा शुक्र और बुध बलहीन हो, उनकी शक्ति ना हो उनमें। और बाकी जो पुरुष ग्रह हैं ना, पुरुष ग्रह कौन सा है, मंगल है, सूर्य है, कौन है, गुरु, हाँ, ये बलवान हो। सीधी सी बात है, उसकी कुंडली में स्त्री ग्रह कमजोर हो और पुरुष ग्रह बलवान हो। लेकिन सभी स्त्री ग्रह कमजोर होने चाहिए, सभी पुरुष ग्रह बलवान होने चाहिए। तो ऐसा तो हजारों में कोई एक आध होगी। तो ऐसी स्थिति में मर्दाना प्रकृति वाली स्त्री होती है। ऐसा हो लगन भी विषम राशि में हो, मतलब पुरुष राशि हो गई नहीं लगन, विषम राशि का मतलब पुरुष राशि। लगन विषम राशि का हो तो नारी पुरुष के समान होती है, बल वाली होती है, पुरुषिणी होती है, मतलब पुरुष तत्व युक्त होती है, मर्दानी होती है। बहुत झांसी वाली रानी का ऐसा ही होगा ना,
सोच के देखो। सही बात है। बहुत से पुरुषों को अधिकार या वैभव या कौशल से वश में करने वाली होती है, ये और है। कोई बड़ी पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकती है। बहुत से पुरुषों को अधिकार, अपने अधिकार में या वैभव या कौशल से, अपनी कुशलता से वश में करने वाली होती है, यानी उन पर अधिकार जमाने वाली होती है। यदि समराशि लगन हो और गुरु मंगल शुक्र बुध बलवान हो तो स्त्री बहुत विख्यात, अनेक शास्त्रों की ज्ञाता और दर्शन शास्त्र में कुशल होती है। जो स्त्रियां सब नेता वगैरह होती हैं तो उसमें ये योग नहीं, उसमें नहीं होगा ना। ये वहां लागू हो सकता है जैसे कोई लेडीज है और पुलिस इंस्पेक्टर है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसकी भाषा कैसी होगी, सोचो। कड़क होगी सर। कड़क भी होगी और उसको तो हर पुरुषों जैसी ही होगी, बिल्कुल। मैं तो बहुत सुना हूं। हाँ, हर शब्दों का प्रयोग करने वाली होगी। शब्दों का प्रयोग, सभी शब्दों का प्रयोग। ऐसा एग्जाम्पल यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। अब धार्मिक आध्यात्मिक योग भी है इसमें। जिस स्त्री के सप्तम भाव में पाप ग्रह और नवम भाव में कोई ग्रह हो तो वो नारी नवम स्थान में स्थित ग्रह के अनुसार सन्यासिनी होती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टियां हो, मतलब सप्तम भाव बेकार हो गया ना, ऐसे समझ लो। हर तरह से बेकार हो गया, बर्बाद हो गया सप्तम भाव, तो मैरिड लाइफ तो होगी नहीं उसकी। लेकिन उसका नवम भाव जो है उसमें कोई ऐसा ग्रह हो जो उसको वैराग्य दे रहा हो, और खास करके मैं तो समझता हूं शनि हो। नवम स्थान में स्थित ग्रह के अनुसार वो सन्यासिनी होती है। शनि गुरु, गुरु होगा तो फिर वो होगी प्रवचन करने वाली। और सूर्य का सकते हो, सूर्य होगा तो नेतागिरी में हो सकती है, नेताओं को प्रवचन देने वाली हो सकती है। और केतु हुआ तो सर? केतु हुआ तो? केतु, हाँ केतु भी उसको, केतु तो अध्यात्म का ज्ञान देता है। शादी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पूरा देता है, किसी विद्या में पारंगत कराता है। और राहु हो तो फिर तो तांत्रिक बनाता है। अब स्त्री का मंगल से विशेष संबंध, यहां सुनो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वैसे तो मंगल सभी के लिए शरीर में रक्त से संबंध है मंगल का, और स्त्रियों और पुरुषों सभी के लिए रक्त से संबंधित ग्रह है। पर महत्वपूर्ण यह है कि स्त्री के लिए मंगल रक्त के साथ साथ रज का कारक भी है, यानी उनको जो मासिक होता है उसका कारक भी है। महिलाओं को मासिक संबंधी विकार हो या कुंडली मंगल के निर्बल हो, कुंडली में मंगल उनका निर्बल हो, तो मासिक में गड़बड़ी न केवल संतान होने में भी बाधक होती है, अपितु महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव डालती है। इसलिए मंगल की शुभता महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मंगल निर्बल की स्थिति में महिलाओं के लिए लाल रतन या लाल वस्त्र, लाल कुमकुम लाभप्रद होता है।
क्योंकि स्त्री के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के विभिन्न पड़ावों पर मंगल विशेष रूप से सहायक और सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। यानी ये नहीं कि सिर्फ उसी एज के लिए, हर एज के लिए उसको मंगल की जरूरत है। बाल्यावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता देने का कारण बनता है मंगल स्त्री के लिए, खास है ये। बाल्यावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है महिलाओं को, और वजन कम या ज्यादा होना मंगल के दोष के कारण होता है। अग्नि का ज्ञान या सुरक्षा, किसी को रसोई में आग से खतरा होता है, अगर मंगल उसका खराब हो तो, महिलाओं की बात हो रही है। अग्नि का ज्ञान तथा सुरक्षा देता है मंगल अच्छा हो तो महिलाओं को, और अग्नि से बचाव करवाने वाला होता है, और लीवर के रोग से भी बचाव करवाने वाला होता है महिलाओं के लिए। ये खास बात हो रही है। तो लीवर के लिए तो सर गुरु होता है, होता होगा, महिलाओं के लिए भी महिलाओं की बात हो रही है। आगे है, महिलाओं के लिए स्पेशली ये अध्याय है। युवावस्था में आग से होने वाली दुर्घटना से रक्षा करने वाला मंगल होता है, अन्य दुर्घटनाओं से सुरक्षा करने वाला मंगल होता है। मतलब लाल रंग का प्रयोग खूब करो। मासिक धर्म रजस्वला का नियमित होना, मतलब कोई बीच में रुकावटें ना हो, रुकावटें होना भी मंगल कारण है, खराब मंगल है। स्तन या पेड़ों में दर्द होना, सामान्य मासिक, अगर मंगल अच्छा है तो ये सब ठीक होता है। मांगलिक दोष से निजात, आनंददायक जीवन साथी, अनावश्यक विलंब रहित उम्र पर समारोह पूर्वक विवाह होना, सुखी वैवाहिक जीवन होना, ये मंगल के ऊपर डिपेंड है, मंगल के ऊपर निर्भर है। मंगल अच्छा हो तो गर्भपात से बचाव रखता है, विभिन्न प्रकार के गर्भ हानि नहीं होने देता, सुरक्षित रहता है उसका गर्भ, अधिक रक्तस्राव भी नहीं होता, बिना चीड़ फाड़ या औजार से रहित उसका प्रसव होता है, रक्त का अभाव भी नहीं होता, आयरन की कमी भी नहीं होती। स्वयं की जमीन जायदाद और घर संपत्ति भी होती है अगर मंगल अच्छा है तो। दुर्घटना से रहित रहती है वो स्त्री, निर्विघ्न वाहन द्वारा यात्रा करती है वो स्त्री मंगल अच्छा हो तो। मंगल भाई का भी कारक है, बहनों का भी कारक है, भाई बहन छोटे, और मामा का प्रतिनिधित्व करने वाला भी मंगल है। मंगल से इनसे सहायता और सहयोग और संरक्षण मिलता है महिलाओं को। सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करना व बड़ों के निर्देशों को मानना, इच्छाओं की पूर्ति, पति द्वारा स्नेह, भय से रहित जीवन, साहस, निरोगता, अंत समय तक सक्रिय रहना, इन सब के लिए मंगल अच्छा होना जरूरी है। तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस 100% ये तो पक्का है, महिलाओं के लिए जरूरी है। अगर कोई दोष नजर आए इन चीजों से संबंधित तो सीधा सीधा मंगल को पहना दो। वैसे तो नियम है कि लाल चीजें यूज करने से काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व रहती हैं, पर आजकल देखो ना, महिलाओं में कुछ प्रांतें हैं जैसे बिहार है, वहां तो मैंने देखा है लंबा लंबा सिंदूर लगा के रहती हैं। बंगाल भी शायद है, बंगाल में और बिहार में बड़ा सिंदूर हमेशा लगा हुआ ही दिखाई देता है। अब तो शॉर्ट हो गया, वो गायब हो गया, गायब ही हो गया। हमारे इस साइड में तो गायब ही है।
तो ये महत्व नहीं पता ना एक्चुअली, विद्वान बताएंगे नहीं तो उनको महत्व पता कैसे होगा, इसका यूज़ क्या है, इसका महत्व क्या है। इवन सर कुछ फेस्टिवल में नाक से लगाया जाता है, नाक से लगा। हाँ, छठ होती है। छठ, छठ होगा। हाँ। तो रेड कलर को, चूड़ियाँ भी रेड कलर की जरूर होनी चाहिए। बंगाल में तो रेड कलर का एक वो स्पेशल एक कड़ा सा पहनती हैं महिलाएं। बंगाल में देखा है कभी आपने? बंगाल में महिलाएं जो होती हैं उनको कंपल्सरी व्हाइट एंड रेड पहनती हैं। हाँ, जरूरी होता है रेड पहनना उनके लिए। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये शास्त्रोक्त है कोई, और ग्रंथ से ही आपको मैंने बताई है। हमारे यहाँ जैसे गांव में जो महिलाएं हैं वो एक रेड चूड़ी पर जरूर पहनेंगी, वो उतारती नहीं। हाँ, एक तो डाली रहेगी। बस ऐसे ही बंगाल का भी है, वो रेड कलर का कड़ा सा पहने हुए होती हैं, मतलब जरूरी कंपलसरी है। और शादी में भी जो वो पहनाया जाता है ना, रेड कलर का ही होता है। पहनाते हैं ना उधर भी आपके लड़की को, क्या बोलते हैं उसको? सर चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं ना। रेडी पहनाया जाता है सब, कांच की चूड़ियां या चूड़ा। हाँ, आपके एरिया में भी होता है प्रकाश जी? जी पहना, शादी में जरूरी पहना यानी रेड कलर से हर जगह पर उसको कंपलसरी बताया गया है। अब वो रेड कलर गायब हो गया है। तो ऐसे ही समस्याएं प्रवेश कर गई हैं। तो इसका तो फैक्ट देखा है मैंने, मतलब आपको हीरा का मामला उधर और मूंगा का मामला उधर। अगर कोई उस टाइप की कमजोरी उधर हो तो हीरा पहनाओ, उस टाइप की कमजोरी इधर हो तो मूंगा पहनाओ। अगर कोई आलस्य है तो रेड कलर को यूज़ करने में कोई आलस होता है तो मूंगा तो जरूरी पहना दो। अभी स्त्री जातक में काफ़ी कुछ है, इसका पहले मैं आपको PDF भेज दूं, उसके बाद फिर आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये PDF देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी सर, समझ में आ जाएगी। आगे फिर है त्रिशांश भी महिलाओं के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। त्रिशांश लेवल 3 का था जो मैंने आज कराया आपको। लेवल 3 में है क्या? ये लेवल 3 में है, उसका ट्रेलर करा दिया मैंने आपको। ठीक है।